बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हर हुकूमत की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी तो इन्होंने भी यही कहा कि हम अपने मंशूर पर मुकम्मल अमल करेंगे। पहले 100 दिन के हवाले से परफॉर्मेंस का जिक्र किया गया और 100 दिनों के बाद मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस इवेलुएट की गई। आपको याद होगा कि एक बाकायदा सेरेमनी हुई थी जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से जिक्र किया था। आजकल जो सबसे बड़ी डिबेट है सियासी इश्यूज से हट के वो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है महंगाई को लेकर। कभी हम देखते हैं कि गंदम नायाब हो जाती है इस मुल्क में, कभी चीनी की कीमतें और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतें कंट्रोल करना एक मसला बन जाता है और इसका एतराफ़ खुद वज़ीर आज़म इमरान खान कर चुके हैं और अपनी टाइगर फोर्स को ये जिम्मेदारी भी सौंप चुके हैं कि इस ज़िमन में जो मुमकिन कार्रवाई हो सकती है वो की जाए, लेकिन महंगाई अलबत्ता अभी तक कम नहीं हुई है। दूसरा, वज़ीर आज़म साहब जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं और अपनी तकरीबन हर ही तकरीर के अंदर इसका जिक्र करते हैं, वो 50 लाख घर बनाने के मंसूबे का है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम से जिसको जाना जाता है। वज़ीर आज़म ने अपनी पिछली एक तकरीर में भी जिक्र किया कि इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। उसमें वो जिक्र करते हैं कि कंस्ट्रक्शन को हमने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, उनके लिए हमने एक तारीख़ी पैकेज दिया है और ये भी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक रिकॉर्ड सेल जो है वो सीमेंट की हुई है, उसको भी अपनी कामयाबी बताया जाता है। लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अगर हम जिक्र करें कि इस मुल्क में एक अंदाजे के मुताबिक 12 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की कमी है और उन्हीं तमाम चीज़ों को, उन्हीं कमियों को केटर करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ये स्कीम लेकर आए। 50 लाख घर 5 साल की इस हुकूमत में कैसे बनेंगे, क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं और अभी इसका आगाज़ नहीं हो सका है। दूसरा, जो कुछ लोगों के कंसर्न्स आ रहे हैं कि जो गरीब आदमी है उस तक ये कि उसको कैसे रसाई मिलेगी इस मंसूबे तक, वो कैसे कर्जे ले पाएगा, क्योंकि दूसरी जानिब आज ही मैं देख रही थी कि हमारे बड़े माहिर मौशियात हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब, उनका ये कहना है कि IMF के पास क्योंकि पाकिस्तान जा चुका है जिसके बाद शरह सूद में इजाफा हो गया है। अब हुकूमत इस मंसूबे को जितनी मर्जी कोशिश कर ले आसान बनाने की, लेकिन एक आम आदमी के लिए जो तनख्वाहदार तबका है आपका, उसके लिए इस मंसूबे की रसाई मुश्किल होती चली जाएगी, बैंकों से कर्जे लेना मुश्किल होता चला जाएगा। आज हमने सोचा है कि इसी मंसूबे के हवाले से, इसी से जुड़े जो रिलेटेड कंसर्न्स हैं या कहीं से जो रिजर्वेशंस आ रही हैं उस पे हम ये प्रोग्राम करें और इसके लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में एहसन मलिक साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी रियल एस्टेट, बहुत शुक्रिया आपका। तंसीर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, आपका भी बेहद शुक्रिया। फयाज इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप हैं चेयरमैन आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आपका भी शुक्रिया फयाज साहब। और सेनेटर नुमान वजीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच। एहसन मलिक साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। आपका क्या इस मंसूबे पे तज्जिया है और क्या आपके भी कुछ कंसर्न्स हैं बतौर जनरल सेक्रेटरी रियल एस्टेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सादिया। सबसे पहले तो सिर्फ 30 सेकेंड दूंगा। हमारी एसोसिएशन रैका एंड हमारी फेडरेशन वो कंडेम करती है ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया है, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको जितना हद तक प्रोटेस्ट किया जा सकता है फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू इसको किया जाना चाहिए। सेकंड, हमारा जो टॉपिक है PM कंस्ट्रक्शन पैकेज, सादिया ये 14 अप्रैल को अनाउंस हुआ था। बहुत अच्छा विजन था प्राइम मिनिस्टर का और बहुत अच्छा डिसीजन था, बट इसको इम्प्लीमेंट करना और आगे जो टीम थी वो इसको बेहतर तरीके से डिज़ाइन नहीं कर सकी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसको जो बनाने वाले लोग हैं उनकी मार्केट में इंग्रेस नहीं थी, जॉब नॉलेज नहीं था। इसके अंदर सिर्फ 2 लोगों को, अच्छा पहले अब आ जाते हैं कि बनाने वाले लोग कौन हैं, किसने बनाया है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट ऑन बोर्ड, ठीक है, FBR वाज नॉट ऑन बोर्ड, FBR वाज नॉट ऑन बोर्ड, रियल्टर्स वाज नॉट ऑन बोर्ड। अच्छा, तो बाकी अब जिसने भी बनाया है इसमें 2 लफ्ज डाले गए, सिर्फ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पर्सन का वर्ड यूज नहीं किया गया। जो मेरी इतलात हैं आज तक टिल 31 अक्टूबर
only 150 application has been submitted to FBR। क्या 150 लोगों को, या आप 30 दिसंबर तक कर लें तो 200 हो जाएंगी, 500 हो जाएंगी, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में सिर्फ 500 लोगों को ये फैसिलिटी देने अभी के तक आप कह रहे हैं कि सिर्फ 150 दरखास्तें आई हैं एप्लीकेशन जो सबमिटेड इस स्कीम के तहत। मार्केट में जो इम्पैक्ट आया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रिवाइवल हुई है, वो हमारी एसोसिएशन की जो एफर्ट्स थी, फेडरेशन की थी, जो बजट में टैक्स रजीम चेंज हुई और उसका टेन्योर कम हुआ, वो ऑलरेडी हम मीडिया पे इसको हाईलाइट कर चुके, जिसमें बजट चेंज हुआ और बजट में उस रजीम का इंपैक्ट मार्केट में आया, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई। अच्छा, अब आप कह रहे हैं एफबीआर भी ऑन बोर्ड नहीं था, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ऑन बोर्ड नहीं थी, आपके रिजर्वेशंस क्या हैं? आप कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ बिल्डर्स का और डेवलपर्स का जिक्र किया गया है, आपको किस तरीके से, अगर इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, के नुकसान हो रहा है? हमें नुकसान ये हो रहा है कि बेसिकली आपने ये मासेस के लिए दिया था, पब्लिक के लिए दिया था। अभी आपने जब ये कंस्ट्रक्शन पैकेज डिजाइन किया, आपने कोशिश ये की कि तंसीर साहब जो लॉयर हैं ये भी बिल्डर बन जाए, डेवलपर बन जाए, एक डॉक्टर है वो भी बिल्डर बन जाए, वो भी डेवलपर बन जाए, एक आम आदमी है उसको भी आपने बिल्डर बनाने की कोशिश में डाल दिया। इसी वजह से, और आपका जो एफबीआर का मैकेनिज्म है वो इतना फ्रेंडली नहीं है ऑलरेडी कि लोग अपने जाके रजिस्ट्रेशन एफबीआर के पोर्टल पे करवाते। अच्छा। जिसकी वजह से वो रिजल्ट गवर्नमेंट नहीं ले सकी जो उसको मिलने चाहिए थे। ठीक है, आपने जैसे तंसीर बुखारी साहब, जिस तरह इन्होंने कहा कि 150 एप्लीकेशंस अभी तक सिर्फ आई हैं लोगों की इस स्कीम के तहत, तो आपकी नज़र में क्या खदशात क्या हैं, फियर क्या है एक आम आदमी का, क्यों नहीं आ रही दरख्वास्त इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले, जैसे मेरे भाई ने कहा, हमारे दीन और ईमान का लाजमी जुज़ है नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जो हर्जा सराइया जो वो बनाए गए खाके, उसको कंडेम करता हूँ अपने पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से, और इसके ऊपर हम अपना एक प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा। सादिया, आपका जो सवाल है टैक्सेशन के रिलेटेड, मैं उससे पहले थोड़ा सा एक आपको बैकग्राउंड बता दूं, ये नया पाकिस्तान का जन्म हुआ कैसे है। इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म, इंस्पायर्ड बाय द जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो कई दफ़ा कह भी चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आकर रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया था और अवाम बहुत बड़ा मासेस उनके पीछे खड़ा हो गया और एक रिकॉर्ड वोट लेकर वो प्राइम मिनिस्टर बने मुल्क के। वो जहाँ तक कामयाब हुए आप और हम सब जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। बेनज़ीर भुट्टो आती हैं, वो भी इसको लेके चलने की कोशिश करती हैं, कामयाब नहीं होते। फिर आपका माशाअल्लाह का दौर आता है, उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 2001 लेके आते हैं। अगर हमारी हुकूमत उसको भी स्टडी करती और उसको शामिल करती इसमें, तो शायद मैं अभी नया पाकिस्तान पे बात पे आऊँगा। इससे पहले वो नवाज शरीफ साहब की आशियाना के नाम से शहबाज शरीफ साहब ने तजर्बा किया। बात यह है कि अगर 2001 की बात करूं और 2010 के दरमियान 5 लाख घर रिक्वायर्ड होते थे एवरी ईयर। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी पॉपुलेशन का जो बॉल है वो डबल हो चुका है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट ना करूं तो ये 10 नहीं तो 7-8 लाख अब भी घर हर साल रिक्वायर्ड है। वर्किंग क्या होती है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं, कौन ग्रास रूट के ऊपर आपके तमाम मामलात को देख रहा होता है, उनको शामिल किए बगैर कवानीन बनाने में मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये बदनीयती पे कानून बनाया गया। आज अगर सादिया आपको मैं लेजिस्लेटर बना दूं और आपको अगर कहा जाए कि फ़लाँ मामले के ऊपर कानून आप बहुत नेक नीयती से बनाएंगी, असल चीज़ आएगी आपकी अहलियत। ठीक है, आप अहल हैं कानून साजी करने के और उसकी एनफोर्समेंट के। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज तक एनफोर्समेंट नहीं हुई। अब नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी तो बन गई, इसके अंदर वर्किंग भी दे दी गई। मैंने पूरा इसको जब डिटेल देखा तो अभी तक जैसे एहसन मलिक साहब फरमा रहे हैं 127, मैंने कल एफबीआर से पूछा, जो कंफर्म आपकी 127। ठीक है, यानी ये वो वाला ऑर्डिनेंस, वो वाला एक्ट है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं टीवी पे बैठ के कि प्लीज 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 इसको अडॉप्ट करें, इसको लें। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करूं, इसका सुकम क्या था। हम बेसिकली लॉ को देखते हैं और बिल्डर सेक्टर को बड़े लेवल पे मैं खुद देख रहा हूं अक्रॉस द कंट्री। पाकिस्तान में आपने जब ये डेफिनेशन क्लॉज डाली कि दैट
ordinance only for the people, those are developer and builder. Okay. अच्छा, मैंने जब ये पूछा तो उसमें कदगन फैटफ का भी जंजीर हमारे पैरों में है, तो हुकूमत ने कहा कि हमें फैटफ ने रोका है कि आप इसमें लव्स पर्सन नहीं लिखेंगे। राइट, आप कह रहे हैं कि बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए, अगर मैं इजाज़त दें मैं फयाज साहब को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लें, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हैं और आबाद की भी इस स्कीम के अंदर एक इनपुट रही है। तो फयाज साहब, ये जो बात आपने सुनी तंसीर बुखारी साहब की भी, एहसन मलिक साहब की भी, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है कि ये कंसर्न्स इस हवाले से बढ़ते चले जा रहे हैं? लोगों का ट्रस्ट नहीं है या कानूनी तौर पे इतने ज़्यादा सुकम हैं कि लोग दरखास्तें भी नहीं दे रहे? एक अंदाजे के मुताबिक एहसन मलिक साहब 150 कह रहे हैं, 127 कह रहे हैं बुखारी साहब के सिर्फ और सिर्फ इतनी दरखास्तें आई हैं अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सादिया बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का, और सिमिलरली मैं एज द एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स चेयरमैन आबाद, हम भी इस बात के लिए कंडेम करते हैं और बिल्कुल इस चीज़ के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके हवाले से हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, और इस चीज़ में हम तमाम पूरे पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ हैं। जैसे कि आपने फरमाया नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से, और इसमें जो इस वक्त FBR के हवाले से जो स्पेशल पैकेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है, देखिए सबसे पहले तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि पिछली पास्ट हिस्ट्री को हम डिस्कस ज़रूर करते हैं, बट इस पास्ट हिस्ट्री में कौन से ऐसी गवर्नमेंट आई जिसने इस इंडस्ट्री को जो है जो इंडस्ट्री का दर्जा दिया। मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एज इंडस्ट्री का दर्जा दिया, और इसके अलावा जो इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन पैकेज और नया पाकिस्तान के तहत जो लो कॉस्ट और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, वो ये प्रोग्राम है मासेस के लिए। मतलब इसमें मासेस के लिए जो प्रोग्राम है, जो आज पिछले 70 साल में जो काम नहीं हो सका, हम समझते हैं कि ये अगले आने वाले कुछ सालों में और ये काम होने जा रहा है। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जैसे कि तमाम लोगों को पता है कि एक इंडस्ट्री जो है इससे मुंसलिक बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक है, और हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब का एक विजन है जिसके तहत उन्होंने उन हालात में इसको एज अ कंस्ट्रक्शन स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जिस वक्त एक पूरी दुनिया जो है एक वबा और कोविड से गुजर रही थी। तो उनके विजन के तहत उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रोमोट करने के लिए और विजनरी एक लीडरशिप के साथ जो उन्होंने पैकेज दिया है, वो समझता हम एज आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जो कि पूरे पाकिस्तान में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, काम हम लोग कर रहे हैं, तो एक आगे एक रेवोल्यूशनरी चेंज आना है। इस इंडस्ट्री के जैसे चलने से आगे आपकी 60 से ज़ायद वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुंसलिक हैं, उसमें जो है आपके जो काम होना है, तमाम जो है इंडस्ट्री के साथ आपकी लेबर जो है वो इन्फोर्स होनी है, और एक इकोनॉमिकली एक रेवोल्यूशन इसमें आना है। तो उस लिहाज से जैसे रिक्वायरमेंट तो पिछले हर डेफिनेटली बिल्कुल 5 से 7 लाख घरों की हर साल है, और ये प्रोग्राम जो 50 लाख घर बनाने का है, इसमें जो पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं उसमें कुछ चीज़ों में हम टाइमली आबाद एज एसोसिएशन इसमें जो है हम इसमें अपनी जो है राय देते रहे हैं और अपने इनपुट्स इसमें देते रहे हैं, और इसमें जो है मॉडिफिकेशंस भी होती रही हैं टाइमली विद आबाद के जो है उसमें राय देने, अपना ओपिनियन देने के लिहाज से। तो आज जो चीज़ें जो जा रही हैं, आज जो काम हो रहा है FBR के हवाले से भी, जो आपका फिक्स टैक्स रिजीम के हवाले से जो काम किया हुआ है, और स्पेशल पैकेज फॉर द कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो वज़ीर आज़म साहब ने जो दिया है, वो भी इसी का एक वे आउट है कि जो लोगों को जो इस इंडस्ट्री को बिल्कुल सही है। इसके साथ आपने खुद लोगों को लेकर कहा कि बहुत सारे और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं जिनको फायदा होगा, लेकिन ये जो कंसर्न्स अभी आप सुन रहे हैं, बुखारी साहब बता रहे हैं, एहसन मलिक साहब बता रहे हैं, ये रिजर्वेशंस मैं आपसे जानना चाह रही थी, और जिसमें आपने खुद भी कहा, और मेरा सवाल भी यही था कि आप लोगों का भी इनपुट रहा है, तो क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डर्स को और डेवलपर्स को जो है वो केटर किया गया है, और बाकी किसी और शख्स को, जिस तरह इन्होंने कहा कि पर्सन का नाम, वो जो एक डेफिनेशन है उसमें नहीं ऐड की गई है?
देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो मुंसलिक ही उन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में है जो पिछले पास्ट 50-60 सालों में जिन्होंने जो पूरे पाकिस्तान में जो इस इंडस्ट्री के लिए काम किया है। बट जैसा कि FBR के स्पेशल पैकेज में अगर एवरी इंडिविजुअल भी अगर अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है तो उसके लिए प्रोविजंस मौजूद हैं। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि 127 जो है वो सिर्फ इसमें रजिस्ट्रेशन। अच्छा चलिए मैं इस पे आती हूँ, चलिए मैं इस पे भी आती हूँ। आपके अगर रजिस्टर कराना चाहें तो उसमें प्रोविजन मौजूद है, इस पे बात करेंगे। लेकिन सेनेटर नुमान वजीर साहब, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सीनियर रहनुमा भी हैं, आपने तीनों की बातें भी सुन ली। आपको क्या लग रहा है कि ये स्कीम, ऑब्वियसली इस पे कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और बड़ा ज़बरदस्त है, स्कीम भी बहुत अच्छी है, होनी भी चाहिए, ज़रूरत भी है लो कॉस्ट हाउसिंग की। लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है? एक तो लोग ये सवाल करते हैं कि रियलिस्टिक है या नहीं है, 2 साल गुजर चुके हैं और अब इस स्कीम के अंदर जो आपने रिजर्वेशंस अभी प्रोग्राम में सुनी है, पहले तो उस पर ज़रा तबसरा फरमा दीजिए। थैंक यू वेरी मच सादिया। बाकी मेरे जो तीनों साथी हैं उनके व्यूज़ भी मैंने सुने। मेरा भी कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारे फैमिली बिजनेस भी है, स्टील सेक्टर में हमें। लेट मी टेल यू यस फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर दुनिया भर में एक्सेप्टेड फैक्ट है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट देते हैं तो एसोसिएटेड कोई 40-45 इंडस्ट्री है जो सब उठती है, ग्रोथ उसमें होता है, जॉब क्रिएशन होती है। तो इट्स एस्टेब्लिश फैक्ट कि ये था। हमारी हुकूमत ने भी, और दूसरी तरफ से आपकी जो पाकिस्तान, जैसे बाकी मेरे साथियों ने बोला इसके अंदर कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर, उसको फिल करने के लिए था। सो वी स्टार्टेड मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि जी घर भी लोगों को मिल जाए और ग्रोथ भी होना शुरू हो जाए। अब करना क्या था? करना ये था कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी कुछ बन रहा था। लेट मी टेल यू, ये हम जो शुरू में, बल्कि उससे कुछ अर्सा पहले सेनेट के अंदर ये बिल हमने PTI वाले ने इंट्रोड्यूस किया, जो आ रही है जो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल है, ये उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ और उस वक्त से लेकर अभी तक वो चलता रहा। अब जाकर वो मुश्किल से डिस्पाइट ऑल द रेजिस्टेंस कि हम तो जो अच्छा काम करें खराब काम करें, ऑपोजिशन वालों ने तो ये ठेका लिया कि अपोज करो। अलबत्ता अब जाकर वो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल भी अप्रूव हुआ। उसके अंदर क्या है, जैसे अभी मेरे कुछ लोग कह रहे थे कि जी ये नहीं है, उसके अंदर इससे पहले भी ऐसे पाकिस्तान के अंदर, बाय द वे लेट मी मेक यू क्लियर, 0.5% घर जो है ना वो बैंकिंग बेस पर बैंक फाइनेंस्ड घर बनते हैं। दुनिया भर में, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में 80% घर बैंक फाइनेंस बनते हैं। तो यहाँ इतना हम गलत हो रहे थे और इसको ठीक करने के लिए जो 0.5 या नॉट इवन 1% उसको 80% चलाना है, तो बैंकिंग सेक्टर को हमने इन्वॉल्व करना था। और सही क्या इन्वॉल्व करना, जो कोई आदमी लॉजिकली सेंसिबल बात है करे। अब उसके अंदर हमने एक और लिमिट भी डाली, इसी अंदर जो हमारे एक्ट जो पास हुआ इसके अंदर ये है कि आपके 5% आपने पोर्टफोलियो बैंक का लाजिम है कि वो घरों के लिए, घरों की फाइनेंसिंग करने के लिए दे। उस पर हमने उस पर एक रेगुलेशन डाली, या पोटेंशियल रेगुलेशन डाला कि उसके अंदर किस तरह आपने करना होगा। अब आया कि बिल क्या है आपका, जिसके अंदर बिल के अंदर मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, इट्स नॉट ओनली कंपनी, इट इज AOP, इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी हो सकता है। और घर जानता क्या है, घर तो पहले भी इंडिविजुअली लोग बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू घर बना सकते थे इंडिविजुअल, लेकिन अब हमने क्योंकि इसको थोड़ा रेगुलेट कर आपने एक लेजिस्लेट इसको कर दिया, उसके अंदर काफी चीजें डाली गई। चीजें क्या मैं आपको बताऊं डाली गई। सबसे जबरदस्त चीज क्या है? सबसे जबरदस्त चीज उसके अंदर ये है कि जो आज तक हम नहीं कर सकते थे, IMF की वजह से, वो हमारी गवर्नमेंट ने इसका IMF से परमिशन लेकर, क्योंकि हम उसके बाइंडिंग है हमारे पर कि उनसे हमने कुछ थोड़ा बहुत पूछना होता है, कहीं कहीं पूछना होता है, कहीं बगैर पूछे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मेजर डिसीजन ये किया कि जी आपने सेक्शन 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें यह था कि आप पैसा जो घर बनाते हैं आपने बताना है ये पैसा किधर से, आपने मनी ट्रेल देना है। इस केस के अंदर हमने एग्जेम्प्ट किया कि अगर कोई आगे बिल्डर या कोई चीज बनाता है तो उसने मनी ट्रेल देने की जरूरत नहीं है। ये जो पाकिस्तान में, मेरे हिसाब से, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से 80% हमारा जो है ना ग्रे इकोनॉमी में लोग पैसे, उस पैसे को इसको डॉक्यूमेंट करके लाना होगा। इसके अंदर वो डॉक्यूमेंट करके आएगा और इससे फिर आगे ऊपर ऊपर ग्रोथ शुरू। फिर एक और मसला था फोरक्लोजर।
बैंक्स फाइनेंस नहीं करना चाह रहे थे। दुनिया भर में फोरक्लोजर होता है कि बैंक बगैर अदालत के जाए अपने जुडिशियल उसमें कर रहे फोरक्लोजर, यानी उसको बेच सकते हैं किसी और को। बुखारी साहब भी कुछ कहना चाह रही है जो आपने कहा ये सारी चीजें, तो ये मैंने जिस तरह जिक्र किया था आगाज में, डॉक्टर अशफाक हसन साहब का भी, उन्होंने भी ये कहा है कि IMF के पास जाने से ऑब्वियसली शरह सूद में इजाफा हो गया। उन्होंने कहा इस वक्त हुकूमत जो है वो 13 से 14% शरह सूद पर कर्जे ले रही है, तो जब निजी शोबा जो है कर्जा लेगा तो उसकी शरह 17 से 18% हो जाएगी। और कौन सा निजी शोबा है ऐसे में जो कि सरमायाकारी करेगा? ये वैलिड पॉइंट्स हैं। बुखारी साहब अगर आप इजाजत दें मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके जरा इस पे बात कर लीजिएगा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस हुकूमत के एक बहुत अहम और एक एम्बिशियस मंसूबे की, 50 लाख घर बनाने का जो मंसूबा है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, वज़ीर आज़म साहब का ये इनिशिएटिव जिसका वो क्रेडिट भी लेते हैं और आवाम को कहते भी हैं कि इसको अवेल किया जाए। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या मसाइल हैं, लूप होल्स क्या हैं, क्यों ज़्यादातर लोग इस जानिब अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पर अगर एक चीज़ वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग जो है तारिक बशीर चीमा साहब, उनकी याद आ गई कि अप्रैल में एक सेरेमनी थी जिसमें 580 घर बनाए गए थे और फॉर्मर जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हैंड ओवर किए गए थे। तो चीमा साहब क्योंकि बहुत खरी खरी बातें कर जाते हैं तो उन्होंने कहा कि हमें पूरा एक डेकेड लग गया ये 580 घर बनाने में, तो फिर हम 50 लाख घर कैसे बनाएंगे 5 साल में। ये उन्होंने खुद जो वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग है उन्होंने सवाल उठाया था। आप दोनों कुछ ऐड करना चाह रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात सुनी है सेनेटर नुमान वज़ीर साहब की, कुछ रिजर्वेशंस दूर हुई है। बिल्कुल मैं सबसे पहले नुमान वज़ीर साहब की को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि ये जो रीरा बिल है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सबसे पहले अगस्त 2017 में प्रेजेंट हुआ था। फिर उसके बाद ये फाइल अलमारियों में फ्रीज हो गया। उसके बाद कुछ पिछले 1-1.25 साल से मैं सेनेटर वसीम शहजाद साहब से भी मिला और बाकी काफ़ी लोगों से मुलाकात की, सेक्रेटरी कैबिनेट सरदार अहमद नवाज सुखेरा साहब से मुलाकात हुई, इसको अलमारियों से निकलवाया। और हमारी डिमांड ये थी कि अगर आप उस वक्त रीडर नहीं बना सकते ड्यू टू एनी रीज़न, आप कनाडा, यूके की मिसाल एग्जांपल ले लें, वहाँ पे रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैनेजमेंट बोर्ड हैं, रियल एस्टेट मैनेजमेंट काउंसिल्स हैं। इस अदारे की ज़रूरत थी पाकिस्तान में। ये हमारी ही डिमांड थी जिस पे ये इनिशिएटिव लिया गया। अगेन डिमांड हमारी थी, अगेन हमें ऑन बोर्ड नहीं किया गया कि इसको बनाते वक्त आप कंसल्ट कर लें। अब आपने ये जो रीरा बिल बना दिया है, एक चीज आप इसमें से बिल्कुल माइनस कर गए कि यार ये जो तबका है रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स जितने भी, इसमें लिटरेसी रेट बहुत कम है। ठीक है। और ऊपर से अभी रिसेंटली जो फैटफ का बिल आया है, AML जो है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके अंदर भी आप जितना चीज़ों को टाइटन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप चीज़ों को रिलैक्स थोड़ा सा नहीं रखेंगे तब तक चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर पाएंगी। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है इनसे कि अभी इसको नोटिफाई होना है, अल्लाह करे ये नोटिफाई हो जाए। लेकिन फैटफ वाले में भी क्या करें, हुकूमत के हाथ भी बंधे हैं ना, उन्होंने भी अब वो करनी है कानून साजियाँ उसी तरीके से जैसे डिमांड्स आ रही हैं। नहीं, फैटफ के बेहतर तरीके से केस को फाइट किया जा सकता था। मैं जो अभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की फैटफ की कमेटी बनी है जिसके चीफ हैं चौधरी जावेद साहब FBI की तरफ से, मैं उसका मेंबर हूं। आप लोगों को नहीं लिया गया ऑन बोर्ड, आप लोगों के इसमें इनपुट जब जो है इसका मैकेनिज्म ड्राफ्ट हो रहा था, हमारी इनपुट नहीं ली गई। मुझे आबाद का नहीं पता कि उनकी इनपुट कितनी शामिल है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जो कर रहे हैं उसमें जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं काइंडली उनको एक्सेस प्रोवाइड करें, उनकी इनपुट लें ताकि वो चीज बेहतर डिलीवरी दे सके। आपकी गवर्नमेंट का इशू ही ये है कि आपका विजन बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो नीचे इंप्लीमेंटिंग लोग हैं उन लोगों के पास
वो विजन नहीं है या वो उस तरीके से डिलीवरी नहीं दे पा रहे जो प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं। अच्छा चले बुखारी साहब, आप ज़ाहिर उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन साथ मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए कि ये जो अभी नुमान वजीर साहब बैंकिंग सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे थे और उस पर मैंने अशफाक हसन साहब को भी कोट किया, ये कितना आसान होगा? मतलब लोग कैसे जो आसान शराइत पर कर्ज कहा जाता है किस तरीके से वो ले सकेंगे बैंकों से? सादिया देखें, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो बहुत रीज़नेबल है। अभी मैं कोट करूंगा, 1 साल पहले पीटीआई के ही वज़ीर हैं महमूद रशीद साहब हाउसिंग के, उन्होंने अनाउंस किया था, पंजाब, उन्होंने अनाउंस किया कि हमें एक घर की कॉस्ट 12 से 13 लाख आ रही है 3 मरले के घर की। अच्छा, जब हम उसको डिवाइड करते हैं 10% उसमें शेयर होगा जो बायर है, जो लो कॉस्ट हाउसिंग का बायर है, 50 to 60% फाइनेंसिंग बैंक करेगा, 30% डेवलपर की इक्विटी होगी जो वो पूरी कॉलोनी या वो घर बनाएगा। अब अगर आप एक चीज़ ज़हन में रख लें कि हमारे पाकिस्तान में इस टाइम जो मिनिमम वेज है वो 18,000 है। 18,000 सैलरी वाले को फोकस करना है, जो पीएम का विजन है वो 12,500, और ये मैं 1 साल पहले, 1 साल किस्त कैसे देगा? अच्छा, ये मैं 1 साल पहले का बता रहा हूँ। अब वो 12-13 नहीं है, अब वो 3 मरले का आपको 15 से 16 लाख में कॉस्ट करेगा। भले गवर्नमेंट 30 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है पहले 1 लाख घर पे, जो तकसीम करें तो तकरीबन 3 लाख रुपया एक मकान के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अब वो सब्सिडी देने के बाद उसके बावजूद आया, अच्छा एक और चीज़ है, नुमान वज़ीर साहब को मैं गोश गुजार कर दूं, एक तो जो नेफ्डा की साइट है उसको ज़रा चेयरमैन साहब भी विज़िट कर लें। मैं बड़ा हैरान हुआ, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हाउसिंग के, वो 4 मिलियन 3.6 मिलियन का घर दे रहे हैं। वो कौन सा घर है? आया वो 10 मरले का है, वो अपर मिडिल क्लास के लिए है। मेरे से कल किसी ने पूछा कि ये लो कास्ट है, मैंने कहा जी कतन लो कास्ट नहीं है। अच्छा। खान साहब अक्सर माफियाज की बात करते हैं, ये नया पाकिस्तान तो आपको लग रहा है यहाँ पे भी वो जो छोटे छोटे माफिया का जिक्र करते हैं, माफियाज एंटर हो जाएंगे, चीजें नहीं गई हैं और माफिया काम कर गए। वो 15 लाख का घर ले लेंगे और 19 लाख का वो मार्केट में बिक रहा होगा। जैसे हमारी सोसाइटीज़ हैं गवर्नमेंट की, जैसे DHA है, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, इस तरह की दर्जनों सोसाइटीज़ हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ को अलॉट ज़रूर होते हैं प्लॉट, लेकिन वो मार्केट में बेच दिए जाते हैं। आप किसी भी सोसाइटी को देख लें, उसके अंदर 10 या 20% उनके एम्प्लॉयज़ होंगे, 80% प्राइवेट पर्सन आ जाएंगे। एक चीज़ नुमान वज़ीर साहब अभी फरमा रहे थे कि AOP कंपनी और ये सब चीज़ें शामिल हैं। सेक्शन 111 की एक्सेप्शन की भी उन्होंने बात की, इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी बिल्कुल दी गई है। अभी जो एहसन साहब फरमा रहे थे, मैं इनको सेकंड करता हूँ। मुझे सिर्फ नुमान वज़ीर साहब ये बता दें, जब ये बिल्डर पैकेज बन रहा था, मैं पाकिस्तान टैक्स बार को रिप्रेजेंट करता हूँ, आया पाकिस्तान टैक्स बार के किसी ऑफिस बेरर को लिया गया कि भाई आपके तो हाथ पल्स पे हैं, बिजनेसमैन के, इन्वेस्टर के, बिल्डर के, डेवलपर के, आप आ जाएं, आप बताएं क्या करना है। पहला सुकम पर्सन की डेफिनेशन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। पूरे पाकिस्तान में हम एक बात ज़हन में रखें, अब जो 127 हैं, शायद इसमें से 80 ऐसे होंगे जो अब सादिक और अमीन नहीं रहे जिन्होंने ये पैकेज अवेल किया। क्यों? डॉक्टर साहब लिखेंगे आई एम अ बिल्डर, वकील साहब लिखेंगे आई एम अ बिल्डर, सादिक और अमीन भी आपने उन पे फिट कर दिया। हाँ, मेरे वकील भाई तो ये ज़हन में रखें, कहते हैं कि जी उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, आप कहते हैं कि टैक्स बार को भी नहीं लिया, 127 में से 80 सादिक और अमीन नहीं रहे, नुमान वजीर साहब। अच्छा, एक और चीज़, एक और सादिया मैं ऐड कर दूं, फरमाइए, एक और चीज़ फरमा दूं। जो वो कह रहे थे ना कि हमने इम्यूनिटी दी है, इम्यूनिटी भी इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी ज़मीन खरीद के एक बिल्डर उसको बना रहा है, तो आपका जो आयरस का फॉर्म है उसमें आपने उस सेलर का नाम लिखना है। इस लॉ के तहत उस सेलर को कोई इम्यूनिटी नहीं है। इस वजह से ये कानून बुरी तरह फेल हो रहा है। चलें, आपने लोगों को झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया। नुमान वजीर साहब पहले तो जवाब ले लें, फयाज साहब की तरफ बाद में जाती हूँ। और ये जो जिस तरह इन्होंने कहा कि आप जो मिडिल क्लास के लिए या लो क्लास के लिए लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटी लेकर आ रहे थे, वो तो है ही नहीं। वो कहते हैं जी 18,000 वाला 15,500 की किस तरीके से किस्त दे देगा? देखिए, मैं ज़रा शुरू से बोलता हूँ सादी, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देना, मैं पहले पॉइंट से डिस्कस जो है ना, पहले बात है कि ये बिल जो टू बी वेरी एग्जैक्ट सेनेटर मोहसिन अजीज ने इंट्रोड्यूस किया था 2017 के अंदर,
इंट्रोड्यूस करने के बाद ये कमेटी को रेफर करता है, मैं बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को समझा दूं, उधर डिस्कस किया जाता है, फिर बिल आता है सेनेट के अंदर आता है, सेनेट उसको पास कर फिर ट्रांसमिट कर दिया जाता है नेशनल असेंबली में। फिर नेशनल असेंबली में जो टाइम लगता है वो लगता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अनटिल अनलेस एक बिल है जिसको बड़ी इमरजेंट बिल है और नेशनल इशू इन्वॉल्व है उसके लिए, तो ये प्रोसेस था, ये एक प्रोसेस के थ्रू जाना था। बल्कि पिछले गवर्नमेंट में अब आपने चलाकर आगे कर दिया, ले इसको आगे। दूसरी बात आपको जहां तक आता है कि जहां तक इस पर आपने इसका मार्कअप का बात किया, लेट इट मेक इट क्लियर, अभी आपका काइबोर है कोई 6.5-7% काइबोर है, तो काइबोर प्लस अगर 2% या 3% हो तो 9-10% हो जाएगा ये। इसमें क्या है, इट इज अ 5% मार्कअप। अगर 3 मरने का घर है तो उसके अंदर 5% मार्कअप है, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज है। तो ये भी क्लियर कर दे, अब आपको बता दिया जाए, गलत तरफ हम उनको ना ले जाए इसके अंदर। तीसरा बात आता है, जहां तक सबने बात की, एंड आई एग्री टोटली विद ऑल ऑफ देम, ये सारे बिल्स या जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सही करते हैं। वेदर जो भी है, वेदर सिविल सोसाइटी हो या एसोसिएशन में हमारे अकाउंटेंट्स वगैरह, सबको इन्वॉल्व इसमें करना चाहिए। फाइनली जो आपने बात की, ये जो 111 की जो कानून आता है जिसके अंदर आपसे सोर्स नहीं पूछा जाता है, एक चीज में और जो लोग सुनने वाले उनको भी बताऊं कि अगर आपने बिल्डर से घर खरीदते हैं, मैं अगर किसी 3 मरले 5 मरले का घर खरीदता हूं तो मैं फर्स्ट बायर हूं, फर्स्ट बायर का भी सोर्स नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप FATF की बात कर रहे हैं, FATF से इसकी अप्रूवल हुई है कि आप उसकी सोर्स नहीं पूछेंगे, पैसा आपको किधर से आया इसका, ये घर या अपार्टमेंट या जो खरीदने के लिए, ना आपसे ये सोर्स पूछा जाएगा कि आपने जमीन किधर से ली, क्या किया। तो इससे बड़ा इंसेंटिव कोई नहीं है। ये एक चीज फॉर श्योर, जो 2 चीजें मैं अपने बाकी साथियों से एग्री करता हूं कि स्टेक होल्डर्स के डिस्कस करना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, नॉट ओनरशिप उनकी होनी चाहिए जो नहीं होती है टाइम। इस पे भी पहले भी हमने प्रोग्राम किया था, ये वाला आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इंसेंटिव तो ये है। कुछ लोग उस पे गो के सवाल उठाते हैं कि जी ब्लैक मनी को भी वाइटन करने का मौका फराहम कर दिया गया, ये भी हमने सुना है लोगों के तहफ्फुज़ात। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात है। ब्लैक मनी को क्या है, जो भी आप कर रहे हैं ये रेगुलेट होगी। इससे पहले ऐसे मैं आपको बाय द बात बताऊं, ये टैक्स वाले रहते हैं, जितने कारखाने लगते हैं जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं, वो पिछली हुकूमतों में उनका मिला गया कि वो अगर आपके सोर्स 111 स्टार्ट तो उधर से हुआ है, जो इसको एक्सटेंड इसके अंदर किया गया, जो सोर्स आपसे नहीं पूछी जाती है। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये एक चीज है जो आपको दी गई, और इससे मेरे ख्याल में गलती का, जो मैं फाइनल आपको बात बताऊं, गलती क्या है कि जैसे अभी आप अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं भी कुछ चीजें बता रहा हूं, लोगों को पता चल जाएगा, इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक। वेबसाइट, गरीब आदमी 3 मरने का जो घर बना रहे वो वेबसाइट पर कहां जाता है। आप इसको जरा रेडियो टीवी के थ्रू प्रोपेगेट करें, बताएं लोगों को क्या करें। एंड आई कैन अश्योर यू दिस विल बी द बिगेस्ट सक्सेस। 50 लाख और नो, मैं उसको नहीं डिबेट करता होता है, लेकिन एक स्टेप की तरफ मूव करना शुरू कर दे, इकोनॉमी बेहतर हुई शुरू होगी। आप चीजें देख रहे हैं, बेहतर होता है जी। चलें, मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आकर जरा फयाज साहब की तरफ भी जाते हैं और उनसे भी ये क्योंकि अब आखिरी सेगमेंट होगा हमारा ब्रेक से वापस आकर, तो थोड़ा सा इसको बेहतर करने के लिए अगर हुकूमत भी सुनने को तैयार है, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद भी हैं, तो इसको बेहतर किस तरीके से मजीद किया जा सकता है, जरा उस पर बात करते हैं और क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए जिससे आवाम को फ़ायदा हो। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फयाज साहब, ज़रा अब सजेशंस की तरफ आते हैं। रिजर्वेशंस का भी जिक्र हुआ, नुमान वज़ीर साहब ने कहा कि आवाम को पता चलना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं होती हैं, आवाम को भी नहीं पता होता। जिसने 3 मरले का घर बनाना है वो वेबसाइट जाकर नहीं देखेगा, उन्होंने कहा कि वो रेडियो या फिर TV के ज़रिए चीज़ें जानेगा। लेकिन मुझे बताएं कि ये 5 साल का जो प्रोजेक्ट है इस पर तो लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि जी आप लोग बैठ कर बात करते हैं, आप लोगों के पास हुकूमती वुज़रा आते हैं, आप उनसे पूछते क्यों नहीं है कि 2 साल तो गुजर गए हैं, अभी तक 50 लाख घरों में से एक घर भी बनना शुरू नहीं हुआ। एक तो उस पर ज़रा बताइएगा, और अवाम को कैसे इससे फ़ायदा होगा।
आप एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कुछ सवालात आप पे उठे हैं प्रोग्राम के अंदर कि जी बिल्डर्स और डेवलपर्स को सिर्फ नवाजने के लिए या उनको इसमें हिस्सा देने के लिए सब कुछ किया गया है। अवाम कैसे फ़ायदा उठाए आपकी नज़र में, और उनको क्या फ़ायदा है, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। साथिया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इस जो इनिशिएटिव है नया पाकिस्तान, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, इसको हमें प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक जैसे आप बात कर रही थी कि आवाम को इसका किस तरह से फ़ायदा होगा, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बेसिकली स्कीम जो है, ये जो कंस्ट्रक्शन और नया पाकिस्तान के तहत जो डेवलपमेंट होनी है, ये है ही उस तबके के लिए, उस आवाम के लिए कि जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। मतलब ये इसमें अगर जैसे अभी बात हो रही थी कि ये 30 लाख रुपए, इस 30 लाख रुपए के जो घर हैं, इसमें से 80% जो है आपको बैंक सब्सिडाइज करता है। 10% वो अमाउंट है कि जो कि बैंक आपको जो लोन फंड करता है इसमें, और इसके अलावा 10% जो है जो बायर है उसने देना है, और इसके अलावा 10% इसमें गवर्नमेंट भी जो है सब्सिडाइज करती है। अलावा इसके जैसे ये जो अगर आप बात कर रही हैं कि इसमें बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को नवाजने की बात है, तो इस बात को क्लियर होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है अप टू द 3 मिलियन, जिसमें 3 से 5 मरले या 120 घर के हम मकान की बात करते हैं, तो इसमें हम कतई तौर पे ये मैं आपको क्लियर बात बताऊंगा इसमें कि ये इसमें हमारे पास कोई इतने मार्जिन्स नहीं हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास इस प्रोजेक्ट के बनाने के लिए कोई बहुत ही थिन मार्जिन है, और इसको हम एक एज अ खिदमत या एज अ एसोसिएशन बिल्डर्स ऑफ डेवलपर्स वज़ीर आज़म के इस प्रोजेक्ट में इनके शाना बशाना खड़े होकर इस प्रोजेक्ट की तकमील या इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, ताकि उस अवाम के लो लेवल पे जिनके लिए आज तक उस तबके को कि जिनको आज तक वो जो घर की सहूलत मुहैया नहीं हो सकी है, वो इनको ये मिलना चाहिए घर, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैं समझता हूँ राइट है, और उसके तहत आबाद उनके साथ इनके इस ऑब्जेक्ट को जो उन्होंने दिया है लो कॉस्ट के हवाले से, वो उसमें इनके साथ साथ है। अलावा इसके इसमें देखिए सिर्फ लो कॉस्ट के अलावा जो ऑप्शंस हैं इसमें 40 से 50 लाख घर तक की भी कीमत के घर इसमें जो है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पास्ट में अगर देखने जाते हैं तो आज बैंकिंग सेक्टर इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ जो खड़ा है, जो कि इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आज से पहले तो हमें बैंकिंग सेक्टर को अप्रोच करना पड़ रहा था कि वो इस सेक्टर में फाइनेंस के, बट आज बैंक जो है इसको फाइनेंस कर रहा है। आज 80% जो है इस प्रोजेक्ट को आज बैंक फाइनेंस कर रहा है। अच्छा, फयाज साहब कह रहे हैं 80%, इसमें 80% जो है मैं इसको करेक्ट करूं। ओके, चलें जो लो कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं और विद वेरी लो मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ओके, लो कॉस्ट जो है वो 80% है, ठीक है जी। मैं सर ये रिक्वेस्ट करूंगा फयाज साहब से, बहुत अच्छी ख्वाहिश है, अल्लाह करे जैसे वो कह रहे हैं वैसा हो जाए। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को सजेशन के लिए रिक्वेस्ट है कि नया पाकिस्तान तो चले जब बनेगा सब देख लेंगे, आपने ये जो फैसिलिटी अनाउंस की है 5% मार्कअप वाली, मैं इसमें तनसीर साहब से इख्तलाफ करूंगा कि ये बहुत अच्छा मार्कअप है। पूरी दुनिया में ड्यू टू पेंडेमिक कोविड इस वक्त 0% मार्कअप पे हाउस लोन मॉर्गेजेस मिल रही हैं, यू कैन वेरीफाई इट। इसको मैक्सिमम 2 to 3% पे होना चाहिए था। एक चीज, और इसको फॉर जनरल पब्लिक ओपन होना चाहिए। फोरक्लोजर लॉज आप जनरल पब्लिक पे भी इंप्लीमेंट कर दें, आप सिर्फ उसको नया पाकिस्तान तक महदूद मत करें। अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी चलानी है और जितनी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा रहे हैं वो तभी बाय होंगे अगर बैंक से मॉर्गेजेस मिलेंगी, जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होगी, मासेस इन्वॉल्व होंगे। सेकंड चीज, जैसे मोहसिन साहब कह रहा हूँ, नुमान अजीज साहब बात कर रहे थे, ये जो रीरा बिल डिज़ाइन हुआ, मेरा ख्याल है सर ने अभी वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो उसका SRO आया है 924 नंबर, आई थिंक ही मतलब वो वेरीफाई कर लें उसको। अभी वो जिस तरह कह रहे हैं ना कि आपको इम्यूनिटी है, अभी तो उसके तहत अब KYC स्टार्ट होने वाली है, तो अभी हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत लो टोन में लेकर चलें ताकि मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे। दूसरी चीज, मार्कअप रेट एक आप कहते हैं कम कर दें बैंक का, और जनरल पब्लिक के लिए अनाउंस करें अगर आप चाहते हैं, क्योंकि नया पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे तो घर पता नहीं कब बनेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत दरखास्तें आ रही हैं सिर्फ उस पे नहीं, अदरवाइज भी कोई बैंक के पास जाता है तो उसको और उसने कम से घर कम बनाना है तो उसको आप 2 से 3% मार्कअप पे कर्जे दें। इस रीरा बिल
को नोटिफाई जल्द अज जल्द किया जाए, ठीक है। और ये अभी सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, नॉट फॉर पाकिस्तान। मुझे ये भी समझ नहीं आई कि पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, KPK में इनकी गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान में इनकी है, इन्होंने इन प्रोविंसेस में क्यों नहीं किया? हालांकि अगर ये हमें बता देते तो सिंध को मैनेज करना इज नॉट अ बिग इशू, हम रियल्टर्स उनसे जाके बात कर सकते थे। चले पहले एक जगह तो शुरू होने देना, उन्होंने कहा बाकी भी देख लेंगे, पूरे मुल्क में भी चले जाएंगे। बुखारी साहब, एहसन साहब कह रहे हैं ना 5% से नीचे मुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आपके जो शेड्यूल्ड बैंक हैं सारे, ये सारे का सारा उनका इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट तो इसमें वाकई नेक नियति के साथ 1 रुपया नहीं कमाना चाह रही, उल्टा वो 3 लाख रुपया अपनी जेब से देना चाह रही है। तो मेरे करीब 5 से नीचे होना तो शायद मुमकिन ना हो पाकिस्तान में। हम यूरोप और उसके साथ इसको शायद मैच ना कर सकें। एक चीज़ में अभी नुमान वज़ीर साहब फरमा रहे थे इस इम्यूनिटी का, गोश गुजार दर्जनों दफ़ा कर चुके हैं कि आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूं, जो अब आपने कहा कि तजवीज़ भी दें कि ये बेहतर कैसे हो। ये 127 से 1,27,000 एप्लीकेशन क्यों नहीं आई? वज़ीर आज़म के पैकेज में 1,27,000 आनी चाहिए थी। ये भी एक किस्म की एमनेस्टी है। उसके पीछे एक वजह यह है सादिया कि अगर मैं बीइंग ए बिल्डर एक प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ तो मुझे ज़मीन सबसे पहले ख़रीदनी है। जब तक ज़मीन नहीं होगी मेरी ईंट नहीं लगेगी। तो मैंने जब ज़मीन ख़रीदनी है तो आयरस का जो फॉर्म है, मैंने उस लैंड सेलर का नाम डालना है जिसने अपने सोर्सेज में डिक्लेयर नहीं किया हुआ उस लैंड को, तो सबसे पहले वो बैकफुट हो जाएगा। अब ये जो 127 एप्लीकेशन जो नाकामी नज़र आ रही है, तो वो 111 सेक्शन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कह रहे हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, और सेक्शन 100D इनकम टैक्स का जो है वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा लैंड सेलर को। इसको देख लें खुदारा। और दूसरा, इसको जनरल पब्लिक के लिए बैंकों का भी ले आएं। एक चीज़ मत भूलें, तारीख से हम सबक लेते हैं। शौकत अजीज साहब का दौर था, मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, आपकी कार लीजिंग अपने ओज पे चली गई। सही है, बिल्कुल। हर शख्स जो सोच भी नहीं सकता था उसने गाड़ी खरीद ली, लेकिन फिर हमने लीजिंग कंपनियों के यार्ड्स भरे देखे। चक्कर ना हो जाए। इसके अंदर एक चीज मैं अर्ज कर दूं, बस मैं क्लोज कर रहा हूं कि इसमें ये चीज देख लें कि कल को गरीब आधी किस्तें दे के फोरक्लोजर का ऑर्डर आपने सुप्रीम कोर्ट से ले लिया, उसको बेघर ना कीजिएगा, उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। जमीन जो है ये खरीदना ही फिर बड़ा मसला हो गया। इस पे जरा एक वन लाइनर अगर नुमान वजीर साहब आप प्लीज दे सकें, टाइम मेरे पास बिल्कुल थोड़ा रह गया। नहीं, ये जो है इसके अंदर तो बिल्कुल ये ठीक बात है। अगर कोई रेड़े वाला है या पान वाला है, उसकी ज़मीन उसके नाम पर है तो पान वाले से हम खरीदेंगे, उसको फोरक्लोजर क्या 111 उस पर तो नहीं लगेगा। जो पेमेंट कर रहा है ना, जो पे कर रहा है पैसा, उससे पूछा नहीं जाएगा कि ये पान वाले को पे कर रहे हैं, आपने किधर से पैसा लाए। वो पान वाले को पे करेंगे, होएगा पीछे, आपको समझ जाए कौन पीछे होता है उनके। उनको देखा जाए और ये दूर हो जाए ताकि आवाम को इसका फायदा हो। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। सेनेटर नुमान वजीर साहब, फयाज इलियास साहब, तनसीर बुखारी साहब, एहसन मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।